मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग अर्थक्वेक की सीरीज़ को लेकर के आगे चल रहे थे, जिसका ये वीडियो का पार्ट 2 नंबर है। यहां पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ध्यान से याद दिला दूं कि देखिए, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में समझने से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, समझने वाली चीज़ें जो थी वो न्यूमेरिकल पार्ट जो मैंने थे वो आपको अपना बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, अर्थक्वेक के अभी जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो मैंने नोट्स कल सॉल्व कराई पार्ट 1 में, और मैं अभी एक पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इनका उद्देश्य आपको बहुत पढ़ाना नहीं कि मतलब आप बहुत चीज़ों को समझें। इसका बस इतना उद्देश्य कि आप चीज़ों को देखे रहें, ताकि जितने वर्ड्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो वर्ड्स आप लिख पाएंगे एग्जाम में। देखिए, इतना जान लीजिए कि ये ज्ञान से नहीं होने वाला है, इसमें बस आपके पास वर्ड्स रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है। और अगर अर्थक्वेक के मैनेजमेंट से पूछा जाएगा, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा जाएगा क्या होता है, तो ये सब केवल वर्ड्स पर डिपेंड करता है। आपकी जो एक तरह से ये सोशल सब्जेक्ट हुआ, ये कोई मतलब टेक्निकल बहुत नहीं है। टेक्निकल है एक लेवल पर जाके, लेकिन डिप्लोमा के एग्ज़ाम में जाकर इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं आने वाली है। इसलिए मन लगा कि केवल लेक्चर को सुनते रहिए। कहीं भी आप खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप बस लेक्चर को सुनते रहिए। उससे बस इतना फ़ायदा होगा कि आपके पास वर्ड्स मिल जाएंगे और एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने इसलिए बोला ताकि आप ध्यान दीजिए, बस केवल सुनते जाइए इसको ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है पहला क्वेश्चन कि दो प्रश्न है, दो कई सारे 3 होंगे एटलीस्ट, और 2 का उत्तर देना है। लेकिन इसमें देखिए जो जो होंगे हम लोग सबको देखेंगे फटाफट। बोला है कि सिस्मिक वेव्स क्या है। अगर कल आपने नोट्स मैंने जो कल सॉल्व कराया है कि 3 चैप्टर का एक ही दिन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो बताइए क्या होती है सिस्मिक वेव्स। जब भी कोई भूकंप आता है तो जहाँ पे भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो भूकंप का केंद्र होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, यानी फोकल बोलते हैं, फोकस। उद्गम केंद्र या फोकस से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। कुछ एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाती है, जबकि कुछ एनर्जी जो है वो वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो वेव्स जो होती हैं उन्हीं को हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो भी लिखा हो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब सिस्मिक वेव का वर्गीकरण किया गया। 2 तरह की सिस्मिक वेव बेसिकली होती हैं। देखिए 2 तरह की कौन कौन सी, कल मैंने आपको उसी एग्जाम में बता दिया था, जो आपको कल सॉल्व कराया था उसी में बता दिया था। बॉडी वेव्स होती हैं और दूसरा होती है सतही यानी सरफेस वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स भी 2 टाइप के, देखिए पी वेव्स हैं और एस वेव्स हैं, जिसमें पी वेव्स जो होती हैं प्राइमरी होती हैं और एस वेव जो होती हैं सेकेंडरी होती हैं। देखिए, प्राइमरी वेव हमेशा बहुत तेज़ गति से चलती हैं, और जब भी भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले कौन सी वेव को रिसीव किया जाता है, तो हमेशा सबसे पहले हम रिसीव करते हैं पी वेव्स को। पी वेव्स हमारे पकड़ में सबसे जल्दी आती हैं क्योंकि इनकी गति बहुत तेज़ होती है। ठीक है, जबकि अच्छा, इनमें खतरनाक कौन है इनमें से, अगर पी वेव्स और बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में बात करें तो सबसे खतरनाक सरफेस वेव्स होती हैं, क्योंकि ये पूरा ना, ये जो होता है ये पूरा बॉडी अंदर से पूरी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये केवल सतह पर डिस्टर्ब करता है। ये वाला जो होता है वो केवल सतह पर डिस्टर्ब करता है, जिससे इनर्शिया का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, और बकलिंग के कारण बिल्डिंग वगैरह सीधे सीधे मुड़ के टूट जाती हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सतही तरंग यानी सरफेस वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और कितने टाइप की होती हैं हो गया। अब देखिए, भूकंपीय तीव्रता को कैसे परिभाषित किया जाता है। मैंने आपसे कल ही बताया था कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में अंतर होता है। मैग्नीट्यूड मतलब अगर कहीं पर भूकंप आया तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अगर एक भूकंप कहीं पर आया है तो उसका मैग्नीट्यूड कभी बदलने वाला नहीं है, लेकिन उसका इंटेंसिटी जगह जगह पर अलग अलग होगा। जैसे हम अगर भूकंप के नज़दीक हैं तो हमारे लिए वो हाई इंटेंसिटी का होगा, जबकि हम काफ़ी दूरी पर होते तो वो हमारे लिए लो इंटेंसिटी का होता। लेकिन उसका खुद का मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला, यानी परिमाण उसका नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैग्नीट्यूड मापा जाता है वो तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, और उसमें एक मैंने कल रिक्टर स्केल बारे में बताया था आपको कि उसका 1 नंबर, जैसे अगर तीन इंटेंसिटी का या उसका मैग्नीट्यूड जो है 3 है अगर भूकंप का या अर्थक्वेक का, और अगला एक और भूकंप है जिसका 4 है, तो 4 वाला 3 वाले से 10 गुना ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि 3 वाले वो लॉगरिथमिक स्केल पर चलता है। एक बढ़ने का मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। वो तो मैग्नीट्यूड की बात। अब तीव्रता कैसे होती है, तीव्रता क्या होता है, और संक्षिप्त में मेडवेडेव, स्पूचर और कार्निक के तीव्रता पैमाने को समझाना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर तीव्रता क्या है पहले देख लीजिए कि यह भूकंपीय मापन की सबसे पुरानी और व्यवहारिक पद्धति है। तीव्रता भूकंपों का दूसरा मापन वर्ग है। ये सब बातें नहीं, बस इतना आप जान लीजिएगा कि तीव्रता
जो होती है वो किसी स्थान पर भूकंप का प्रभाव दिखाती है। भूकंप कहीं और है, अर्थक्वेक कहीं और आया है, उसका किसी स्थान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताता है क्या, उसका इंटेंसिटी। ठीक है, अतः अब देखिए इंटेंसिटी पहले ही जानवर पकड़ लेते हैं, अब उतनी इंटेंसिटी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जानवर क्या करते हैं, लो इंटेंसिटी को भी जल्दी रिसीव करते हैं, जिससे उनको पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा था भूकंपी तीव्रता विचाराधीन स्थल पर भूकंप मनुष्यों, जानवरों व संरचनाओं पर वास्तविक रूप में पड़े प्रभाव का आकलन करके ज्ञात की जाती है। हम भूकंप के उत्केंद्र से जितनी दूरी जाते हैं, भूकंप का प्रभाव उसी दूरी के अनुपात में कम होता जाता है, तब तीव्रता कम होती जाती है। अब एमएसके तीव्रता पैमाना क्या है, एमएसके का नाम ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखिए एमएसके का फुल फॉर्म जो है ना वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। एमएसके तीव्रता पैमाना का इसका पूरा नाम दिया है मेडवेडेव, स्पूंचर और कार्निक। ये तीन लोगों ने, तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिल करके अपना एक पैमाना बनाया था जिसको हम लोग एमएसके इंटेंसिटी स्केल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी स्केल होते हैं इसके, जैसे स्केल केवल इन्हीं लोगों ने नहीं डेवलप किया था, ये तो रसिया के थे तीनों वैज्ञानिक जिन्होंने इसको डेवलप किया था। ये रूस के, इसके बारे में अगर आया तो बस इतना बता दीजिए कि रूस के 3 वैज्ञानिक थे जिनके नाम ये तीनों थे, और इन्होंने मिलकर एक स्केल डेवलप किया था जो इस पर इंटेंसिटी दिखाई जा सकती थी, इसीलिए इनको एमएसके स्केल कहते हैं। संक्षिप्त में बोलेगा तो बस इतना ही लिखना है आपको। इसके अलावा कई और सारे पैमाने थे, जैसे रोजी फॉरेल इंटेंसिटी स्केल था, रोजी फॉरेल, कल वाले नोट्स में देखिएगा जो मैंने पहला लेक्चर दिया है उसमें रोजी फॉरेल इंटेंसिटी स्केल के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद मरकाली स्केल है, और फिर मरकाली ने अपना मॉडिफाइड भी किया स्केल। तो 3 तरह के स्केल यूज किए जाते हैं, रोजी फॉरेल इंटेंसिटी स्केल, मरकाली स्केल और मॉडिफाइड मरकाली इंटेंसिटी स्केल। ठीक है, और एमएसके स्केल भी था, एमएसके स्केल भी है जिसको रसिया के 3 वैज्ञानिकों ने यूज किया था, तो इस वजह से इन्होंने अपने नाम पे उस स्केल का नाम रख दिया। ठीक है, आगे चलिएगा ज़रा, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा, एमएसके तीव्रता पैमाना संरचना के प्रकार, इसके भूकंप में क्षति व क्षति के स्तर पर विचार करता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसका कुछ ग्रेड होता है, और उसमें जब क्षति होती है तो क्षतियों को भी, लॉसेस को भी ग्रेड में बांटा गया है। तो ये इसका बताने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन लिखा है तो जान लीजिए, क्या पता आपसे पूछ दे कि भवनों की जो श्रेणीकरण यानी क्लासिफिकेशन के अनुसार उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो आप यहाँ से देख लीजिए 2 चीज़ें बताई गई हैं। संरचना का श्रेणीकरण यानी क्लास ए की कोई बिल्डिंग है तो किस आधार पे, ये भूकंप के उसके आधार पे बांटा गया है। तो क्लास ए वाले में कच्ची ईंटों और ढोका चिनाई के मकान को रखा गया, ईंट व लकड़ी के, और फिर सी वाले में प्रबलित कंक्रीट के भवन, मतलब सी जो होता है वो सबसे अच्छा, ये भूकंपीय आधार पे बांटा गया है। वैसे तो क्लास ए का बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन भूकंप के आधार पे जो बंटवारा किया गया तो क्लास ए में उनको रखा गया जिन पे भूकंप का असर सर्वाधिक पड़ता है। क्षति का ग्रेड भी क्या है, क्षति मतलब होती है जो लॉसेज हुए हैं वो किस आधार पर बांटे गए हैं। तो देखिए ग्रेड 1 का अगर लॉस हुआ है तो केवल प्लास्टर में दरार आएगी, ग्रेड 2 का लॉस हुआ है तो दीवार में दरार और प्लास्टर टूट कर गिर जाएगा, फिर दीवारों में बड़ी व गहरी दरारें आना शुरू होंगी, और फिर उसके बाद देख ही रहे दीवारों का फटना व आंशिक भवन क्षति, भवन पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगी अगर ग्रेड 5 की लॉस हुई है तो। ठीक है, अब नीचे लिखा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है पहला, बताइए आइसोसिज्मल। आइसोसिज्मल मैप क्या होते हैं, आइसोसिज्मल मैप का मतलब होता है वो क्षेत्र जो एक समान इंटेंसिटी के अर्थक्वेक को झेले हुए हैं उनको नक्शे पर उतार करके उनको एक लाइन से जोड़ देना। जैसे मैंने कंटूर के बारे, जब मैं कल ये पढ़ा रहा था तो आया था। आइसोसिज्मल मैप क्या होते हैं, वो मैप जो किसी, मान लीजिए कोई नक्शा है उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स को आपस में मिलाया गया है, जिन पॉइंट्स को आपस में मिला देने पर उस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं सब पर एक समान इंटेंसिटी का भूकंप आया हुआ है। तो उन ऐसे लाइन को जिन नक्शों पर दिखाया जाता है उनको आइसोसिज्मल मैप कहते हैं। देखिए भूकंपीय क्षेत्रों में भूकंपों की तीव्रता दर्शाने के लिए जो मैप तैयार किए जाते हैं उन्हें आइसोसिज्मल मैप कहते हैं या जोनिंग मैप कहते हैं। अतः भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूकंपों की तीव्रता दर्शाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय जोन नक्शे तैयार किए हैं। भारत का प्रथम जोनिंग नक्शा 1952 में, अच्छा ये आइसोसिज्मल मैप अलग है और ये जोनिंग मैप अलग है। आइसोसिज्मल का मतलब एक क्षेत्र बना हुआ है पूरा, उसमें समान भूकंप वाले क्षेत्रों को जोड़ा गया, लेकिन जो जोनिंग मैप्स हैं, जोनिंग का मतलब होता है, देखिए भूकंपीय क्षेत्रों को भारत में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 करके 5 क्षेत्र पहले सबसे पहले बनाए गए थे। माना गया था कि इन क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता इससे इसके बीच में रहेगी। ठीक है, कल मैंने टेबल, जो कल 3 घंटे वाला लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें एक टेबल बनी थी
जिसमें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जोन के बारे में और उनमें भूकंप की तीव्रता कैसी है उनको दर्शाया गया। ठीक है, अब डेटा काफ़ी अपडेट हुआ है क्योंकि बीच में कुछ और क्षेत्र भूकंप क्षेत्रों में सम्मिलित किए गए। पहले जिन क्षेत्रों में भूकंप नहीं आता था वो भूकंपी जोन से बाहर थे, लेकिन अब उनको भी उस जोन में सम्मिलित कर दिया गया है। तो अपडेट डेटा हमारे पास है नहीं, जो है वही आप लिख के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बोला है कि चलिए आइसोसिस्मल मैप हो गया। अब रिएक्टर स्केल के बारे में पूछा है। भूकंप का परिमाण जिस पैमाने से मापा जाता है उसे रिएक्टर पैमाना कहते हैं। भूकंप परिमाण में 1935 में चार्ल्स रिएक्टर द्वारा विकसित रिएक्टर, अब रिक्टर पैमाना चार्ल्स रिक्टर ने डेवलप किया था और उसको यह पैमाना भूमि के त्वरण पर आधारित और तरंगों के आयाम को मापता है। अच्छा, एपी सेंटर और फोकल डेप्थ क्या होता है इसको समझाना है। तीसरी चीज़ समझाना है आपको कि एपी सेंटर और फोकल डेप्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ क्या क्या पूछा है, एक आइसोसिस्मल मैप्स, एक रिएक्टर स्केल और फिर एपी सेंटर और फोकल। ये भी कल हमने डायग्राम में समझा दिया था। एपी सेंटर बताइए कहाँ है इसमें, तो एपी सेंटर भाई यही होता है जो पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक बिंदु होता है जो कि पृथ्वी के फोकस से ठीक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर ऊपर स्थित होता है। ठीक है, तो इसको एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो उत्केंद्र दूरी या एपी सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। इस डिस्टेंस को, ये जो ऊंचाई वाला डिस्टेंस है उसको फोकल डेप्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी हैं, इसको मैंने कल ऑलरेडी समझा दिया था। आगे देखिए नीचे समझाया है पूरा चीज़ों को, आप देख सकते हैं। एक सेकंड देखिए, सबको लिखा गया ऊपर, आप देख लीजिए नहीं तो बाद में। एपिसेंटर को देखिए क्या लिखा गया है कि भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर में धरती की सतह पर स्थित काल्पनिक भूबिंदु भूकंप का उत्केंद्र कहलाता है। अच्छा, उत्केंद्र और उद्गम केंद्र में अंतर है। एक एपी सेंटर हुआ, एक फोकस हुआ। एपी सेंटर ऊपर होता है जिसको उत्केंद्र कहते हैं, जबकि उद्गम केंद्र यानी फोकस जो है वो अंदर होता है जहाँ से वो तरंगे या ऊर्जा चलना शुरू करती है। ठीक है, फोकल डेप्थ देख लीजिए क्या लिखा गया है, तो फटाफट समझ लीजिए चीज़ों को। अब देखिए नीचे 2 का उत्तर देना है। सुनामी क्या है, पहला किन्हीं 5 सुनामी का उनके लोकेशन के साथ उदाहरण दीजिए। अब ये तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन हो गया कि सुनामी कौन कौन से आए हैं उनके बारे में जानना। सुनामी क्या है पहले वो लिख लेंगे, वो तो टेक्निकल बात हो गई कि सुनामी एक जापानी शब्द है जो 2 शब्दों सू और नामी से मिलकर बना है, जहाँ सू का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहर, जिसका मूल अर्थ है बंदरगाह की लंबी लहर। अतः समुद्र से निकलकर तटों से टकराने वाली ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं और इससे काफ़ी नुकसान होता है। अब कुछ सुनामी के उनके लोकेशन के साथ एग्जाम्पल है, जैसे 26/12/2004 को हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आई। भूकंप का परिमाण रिक्टर पैमाने पर 8.9 था। ये भगवान बहुत ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड था। नज़दीक के क्षेत्रों में काफ़ी तबाही भी मचा होगा इस भूकंप से। और 21 जुलाई 365 ईस्वी को भूमध्य सागर एरिया में सुनामी लहरें उठी जिससे प्राचीन यूनान व रोम के तटीय क्षेत्र बर्बाद हो गए। बहुत पुरानी सुनामी के बारे में ये बात बोला है। फिर कई सारी और सुनामी के, जापान में 1605 में, 1703 में। अब ये सब आपको याद कर लेना पड़ेगा 2-4, ताकि आप लिख पाएँ। यकीन मानिए अगर ना आए दोस्त तो कोई एक आध ऐसे उल्टा लिख देना, कोई चेक नहीं कर पाएगा तुम्हारा। ठीक है, कोई नहीं चेक कर पाएगा। ये सब ट्रिक नहीं है, बस इतना जान लो, इसमें माहिर हो आप लोग। थोड़ा डेटा जब ऐसा मिले ना कि बहुत चेक करने वाला हो तो कुछ अपने से डेटा बनाना शुरू कर दिया करो। वैसे भी तुम लोग को इमेजिन करने की बहुत आदत होती है, तो इमेजिन करो, यहाँ पर भी बना लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की सुनामी आया था और वो सुनामी ऐसा ऐसा किया था। ठीक है, परिभाषा बतानी है किसका, दूसरा क्वेश्चन है भूकंपी आपदा। भूकंपी आपदा और एक होता है आपदा, एक होता है संकट। संकट मतलब होता है एक तरह से कि आपदा आने की स्थिति जिसमें लोग डरे हुए होते हैं उसको संकट कहते हैं। और अब जब आ ही गई आपदा तो उसको तो आपदा कहेंगे ही। ठीक है, तो भूकंपी आपदा क्या होती है अब यही बताना रह गया है। यह धरती पर आने वाली सबसे अधिक विनाशकारी दैवीय आपदा है। दैवीय बोला गया है, ठीक है, जो समझ में ना आया वो दैवीय आपदा है, जो भू सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के उधर उधर भटकने, खिसकने, आपस में टकराने, एक दूसरे के नीचे घुस जाने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है तथा जो धरती की सतह पर तरंगों के रूप में पहुंचकर भूकंप के रूप में प्रकट हो जाती है, भूकंपी आपदा कहलाती है। समझा दिया। अब ये देखिए आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं। आफ्टर शॉक, शॉक लगा है वो आफ्टर शॉक, मतलब जो भूकंपी क्षेत्रों में भूकंप एक बार अगर आता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी फिर आता है 1-2 बार। अगर लास्ट टाइम आपने याद किया होगा तो पहले दिन भूकंप आया था तो अगले दिन फिर आ गया था, तो वो दूसरे दिन वाला जो था ना वो आफ्टर शॉक्स था। एक बड़े भूकंप के कुछ देर बाद तक थोड़े बहुत जो भूकंप कम इंटेंसिटी के आते हैं उनको आफ्टर शॉक्स कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय क्षेत्र में भूकंप आने पर मेन शॉक्स के बाद भूकंप के शांत हो जाने या थोड़ा कमज़ोर पड़ जाने के बाद महसूस किए जाते हैं ऐसे झटके, और उसके बाद भी भूमि में कंपन होता है। यह भूकंप के उपजे मेन शॉक्स से थोड़े कमज़ोर होते हैं और इन्हीं को आफ्टर शॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब एपी सेंटर क्या होता है। ये एपी सेंटर हमने बताया कई बार क्या
भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर धरती की सतह पर स्थित काल्पनिक भूबिंदु भूकंप का उत्केंद्र कहलाता है। देखिए चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आसानी से हो जाएगा। अब फोर्स ऑक्स क्या होते हैं? फोर्स ऑक्स मतलब जो पहले आ रहे हो, जो मेन भूकंप आना उसके पहले छोटे मोटे कंपन और झटकों को हम लोग फोर्स ऑक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या है? यह एक तरह के भूकंपीय झटके हैं जो किसी बड़ी भूकंपीय घटना से पहले पाए जाते हैं या महसूस होते हैं। अतः भूकंप का डेजिग्नेशन फोर्स ऑक्स के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब आइसोसिज्मल फिर से आ गया, क्या होता है इसका भी वही परिभाषा समझाना। आइसोसिज्मल शब्द का अर्थ भूकंपी, समभूकंपी। समभूकंपी मतलब समान भूकंप वाले। अतः भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूकंपों की तीव्रता दर्शाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय जोनिंग नक्शे तैयार किए हैं, जिनमें उच्चीकरण की आवश्यकता होने पर जोनिंग अंकन को सुधारा जा सकता है। इसका मतलब जानते हैं? जैसे किसी क्षेत्र को कैटेगरी 2 में रखा गया था। कैटेगरी 2 में रखने का मतलब हुआ कि उस क्षेत्र में इंटेंसिटी वैसी होती होगी, इस आधार पर उनको उसमें रखा गया। ठीक है, अब मान लीजिए उस क्षेत्र में फिर एक ऐसा भयंकर भूकंप आया जिसकी वजह से उसकी जोनिंग बदलनी पड़ेगी। भाई ये इस जोन में नहीं आ रहा, इसका जोन चेंज करना पड़ेगा, इसकी हरकत ठीक नहीं लग रही है। तो जब भी इसकी उच्चीकरण मतलब होता है इसका हाईलाइजेशन, मतलब इसको इसको हाई करना है। जैसे कई क्षेत्र पहले सेफ थे लेकिन अब जोन में आ गए हैं, उनके जोन में आने का रीज़न क्या है? उनका उच्चीकरण किया गया। जैसे सेकंड वाले में ना, जैसे ये देखिए नए जोनिंग मानचित्र में 4 भूकंपीय जोन है। तो जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इनको कल मैंने टेबल बना के समझाया था नोट्स में। तो दूसरा जो जोन होता है उस दूसरे जोन में कम इंटेंसिटी के, तीसरे में और, चौथे में और, पांचवें में और। तो अब दूसरे वाले में अगर कोई क्षेत्र है और उसमें भयंकर भूकंप आ गया तो उसको किस में शामिल कर दिया जाएगा? तीसरे वाले में। तो इस टाइप से जोन पहला वाला जो था इसी तरह दूसरे में पूरी तरह से शामिल कर दिया गया। ये 5 जोन थे, तो जो पहला जोन था वो बाद में किस में शामिल कर दिया गया? दूसरे में उच्चीकरण किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें भयंकर भूकंप आया होगा, तो उसकी कैटेगरी बदल के 2 नंबर कर दी गई। आगे बोला कि तथा समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली उत्केंद्र के चारों ओर लाइन आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। ठीक है, तथा इन जोन में आने वाले भूकंपों के लगभग समान होने से इनसे आइसोसिस्मल एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे, तो मैंने पहले ही बताया। अभी दूसरा का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत को किस तरह अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अब वही फिर से जोनिंग जो की गई उसी को फिर रिपीट करके दूसरे टाइप से पूछा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूकंप की तीव्रता दर्शाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय जोनिंग नक्शे तैयार किए हैं। भारत का प्रथम जोनिंग नक्शा 1962 में IS 1893 1962 में प्रकाशित किया गया, जिसे सन 1966 और से 70 में आवश्यक संशोधन हुआ। नए जोन मानचित्र में 4 भूकंपीय जोन 2, 3, 4 और 5 दिए गए। भूकंपीय जोन पहले में पड़ने वाले क्षेत्र अब जोन 2 में सम्मिलित कर लिए गए हैं। नवीनतम जोनिंग नक्शे को देखने पर पता चलता है, देखिए जो कल मैंने टेबल बनाया था वो इसमें भी बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। नवीनतम जोनिंग नक्शे को देखने पर ज्ञात होता है कि भारत का 65% भू क्षेत्र भूकंपीय सामान्य संकट जोन 3 से अत्यंत संकट जोन 5 में पड़ता है। मतलब ज़्यादातर इंडिया का हिस्सा जोन 3 से जोन 5 में पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कुछ क्षेत्र अधिक भूकंप क्षेत्र हैं। नक्शे के अनुसार मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर क्षेत्र भूकंपीय जोन 3 में आते हैं, जबकि भुज यानी गुजरात का जो भुज है वो जोन 5 में आता है, वहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए, अब देखिए जैसे जैसे पहले सेकंड वाला जो जोन है, सेकंड वाले जोन वहाँ इंटेंसिटी काफ़ी कम है, 5 से 6 का भूकंप आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ तीव्र से तीव्र भूकंप, मतलब सम से इंटेंसिटी हाई तक। इसी तरीके से देखिए इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है रिक्टर स्केल पे, मैग्नीट्यूड और उनका असर बढ़ता जाएगा। ये सब कल बता चुके थे। ठीक है ना, किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। तन्यता यानी डक्टिलिटी क्या आवश्यकताएं हैं? मटेरियल की तन्यता कैसे मालूम की जाती है? अब तन्यता और डक्टिलिटी, अगर ये अर्थक्वेक का पेपर नहीं होता तो आप जो समझ रहे थे पहले से जानते हैं। मैकेनिक्स में आपने मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि व्हाट इज़ डक्टिलिटी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि तनन बलों के कारण जब कोई पदार्थ जैसे इस्पात टूटने से पूर्व स्थायी खिंचाव लेता है तो इस गुण को तन्यता यानी डक्टिलिटी कहते हैं। वह पदार्थ तन्य कहलाता है। अतः तन्य पदार्थों से निर्मित भवन भूकंप में कम क्षतिग्रस्त होते हैं, जबकि भंगुर पदार्थों से खड़ी की गई संरचना अकस्मात टूट जाती है। अतः इस्पात एक तन्य पदार्थ है जो कंक्रीट में प्रबलन के रूप में डालने पर इसे पर्याप्त तन्यता प्रदान करता है। अतः तन्यता के कारण भवन भूकंप रोधी होते हैं, ताकि वे भूकंप बलों के कारण डोलने पर अकस्मात ध्वस्त न हो। इसलिए आवश्यकता अनुसार समय से ज्ञान होने पर संरचना के क्षतिग्रस्त होने से पूर्व सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जा सकता है। मतलब समझे इसका?
स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो अगर भूकंप आया और संरचना टूटी भी तो स्टील तुरंत टूटता नहीं है, पहले वो खींच करके खटाक से टूटेगा नहीं, वो ब्रिटल नहीं है, वो पहले खींचेगा, छत झुकेगी, कॉलम टेढ़े होंगे, जब तक टूटेंगे तब तक आपको बाहर निकलने में मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए तन्यता शब्द का अर्थ अर्थक्वेक में क्या है, तन्यता का मतलब ऐसे तन्य पदार्थों का प्रयोग करना कि भूकंप आने पर वो सडन फेल्योर ना हो करके धीरे धीरे फेल हों, ताकि लोगों को सूर्य संभलने का मौका मिल जाए। अब मटेरियल की तन्यता कैसे करते हैं उसमें देखा गया, तो तन्यता निकालने के कई तरीके हैं। इसमें देखिए मटेरियल की तन्यता को क्या बताया गया है। इस्पात की निर्माणाधीन संरचनाओं में कंक्रीट पिंडों के भीतर लंबी छड़ों के रूप में दबाया जाता है, जो तनन व संपीड़न दोनों स्थितियों में बहुत अधिक सामर्थ्य रखता है। अतः इस्पात तन्य पदार्थ है, जिसके कारण इस्पात के अवयव टूटने से पूर्व बहुत अधिक खिंच प्रदर्शित करते हैं और पर्याप्त चेतावनी देते हैं। इस गुण के कारण इस्पात को कंक्रीट में डालकर प्रबलित कंक्रीट संरचना बनाई जाती है। प्रचंड भूकंप के समय भवनों की ध्वस्तता से सुरक्षा निर्माण सामग्री के पराभव तक पहुंचने के बाद भी इसकी तन्यता पर निर्भर करती है। अतः चरम भार किसी अवयव में जिस बिंदु पर स्थायी विकृति उत्पन्न करते हैं, उसके पश्चात तन्य सामग्री पूर्णतः विफल होने से पूर्व और अधिक भार वहन कर सकती है। ठीक है। आरसी बिल्डिंग में अपरूपण दीवार यानी सीयर वॉल पर एक टिप्पणी लिखिए। एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी दीवार अगर वर्टिकल खड़ी है मकान की तो वो तो वर्टिकल वॉल कही जाएगी, और जो छत वगैरह आपकी है वो एक तरह से दीवार है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो लेटरल फोर्स लेके आता है, अर्थक्वेक में पार्श्व दाब लगता है। ठीक है। तो अर्थक्वेक के लिए तो उल्टा हो गया। क्यों? अर्थक्वेक के लिए जो वर्टिकल वाल हम लोगों की है वो फ्लेक्जरल वाल का काम करती है, और जबकि जो छतें वगैरह हैं वो सीयर वाल का काम करती हैं। तो सीयर वाल क्या होगा? अपरूपण दीवार ऐसी दीवार को कहते हैं जिस पर ऊर्ध्व बल के साथ साथ पार्श्व बल भी लगते हों। भवन के भूकंपीय व्यवहार में सुधार लाने के लिए अपरूपण दीवारें उत्तम रहती हैं। अपरूपण दीवारें उत्तम रहने का मतलब सीयर नहीं होने देंगी तो उनमें भूकंप का असर कम होता है। यह भवन के बाहरी भागों में स्तंभों के मध्य जो पूर्ण मंजिल की ऊंचाई तक जाती है बनाई जाती हैं। सीयर वॉल्स नींव पर अधिक अचल भार डालती हैं। अरे भाई, जितनी भी सीयर वॉल होती हैं भारी, कॉलम वगैरह तो कम लेकिन स्लैब वगैरह ज़्यादा उस पर लोड डालती हैं, तथा नींव की अपवर्तन आघूर्ण को बढ़ावा देती हैं। अपवर्तन आघूर्ण का मतलब जब उस पर सीयर वॉल पे लेटरल प्रेशर लगता है तो उनको पलटने का संभावना ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उसको बढ़ावा देती हैं। और फर्श के खुले क्षेत्र इस्तेमाल में बाधक हैं। प्रबलित कंक्रीट की अपरूपण दीवार 150 मिलीमीटर से कम मोटी नहीं होनी चाहिए, जिसमें तिरछी दरारों को रोकने के लिए क्षैतिज ऊर्ध्व में प्रबलन डालना चाहिए। बस इतना जान लो दोस्त, जितना भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाओगे, मशीनरी का स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ रेनफोर्समेंट की व्यवस्था कर दीजिएगा, वो उससे सुरक्षित हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है। तीसरा बोला है कि स्तंभ के अभिकल्पन की भिन्नता समझाइए, जबकि इसे भूकंप रोधी बनाया जाए और जब बिना भी भूकंप रोधी बनाया जाए। तो देखिए, कोई भी कॉलम आरसीसी का जब बनाया जाता है ना, तो उसमें मेन बार्स जो होती हैं उनका काम होता है लोड लेना, जबकि जो लेटरल टाइज लगाई जाती हैं या हेलिकल्स लगाई जाती हैं उनका काम होता है, एक उनका कई काम है। जैसे कॉलम के किसी भाग में टेंशन जनरेट हो तो उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, और साथ साथ उनका काम क्या है? भूकंपीय बलों को वहन करना, जिससे वो अचानक से ब्रिटल पाके फेल ना हो। ठीक है। तो स्तंभ की अभिकल्पना करते समय जब हम भूकंप रोधी बनाएंगे तो लेटरल टाइज की स्पेसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, जबकि भूकंप रोधी अगर नहीं है तब तो कैसा भी रहे वर्टिकल लोडिंग के लिए तो सब सही है। तो इसमें देखिएगा, स्तंभ ऊर्ध्वाधर संपीड़न अवयव होते हैं जो अच्छी भार व बंकन वहन करते हैं। भूकंपी बल क्योंकि पलटू प्रकृति के, पलटू मतलब वो लेटरल प्रेशर लगा के पलट देने की टेंडेंसी रखते हैं, अतः स्तंभ की दोनों फलकों पर तनन उपजता है। अब इस पलटू मतलब रिवर्स यहाँ पे है। रिवर्स मतलब होता है कि कभी इधर से लगा कभी उधर से, तो दोनों क्षेत्रों में टेंशन आ सकता है। तो लिखा है स्तंभ की न्यूनतम फलक चौड़ाई। भूकंप रोधी कॉलम के बारे में बात हो रही है, और जो भूकंप रोधी नहीं है उसका अलग हिसाब है। भूकंप रोधी का मतलब है कि उसका लोड लेने की तो गुण उसके अंदर रहेगा ही, साथ साथ वो लेटरल प्रेशर को भी झेल पाएगा। उसके लिए क्या क्या उपाय हैं लेटरल प्रेशर को झेलने के लिए? तो पहला चीज़ होता है कि स्तंभ की न्यूनतम फलक की चौड़ाई 200 मिलीमीटर से कम नहीं होगी। मुख्य छड़ों के लिए चढ़ाव स्थल, जो मुख्य छड़ें होती हैं उनका चढ़ाव स्थल मध्य ऊंचाई में रहेंगे। मध्य ऊंचाई पर मतलब जहाँ पे ज्वाइंट पड़ेगा वहाँ पे नहीं, मिड में रहेंगे। और अतिरिक्त छल्ले यहाँ पर लिखा गया, इन पर लगाए गए अतिरिक्त छल्लों की दूरी धरनों के समान होगी। मतलब जो कॉलम बनते हैं उनमें बीम के अकॉर्डिंग जो है रिंग डाली जाएगी ताकि लेटरल सपोर्ट इसका मजबूत रहे।
एक ही तल ऊंचाई में स्तंभ की आधी से अधिक लंबिका छड़ों पर चढ़ाव नहीं दिया जाएगा। मतलब जब एक ही तल मतलब एक सेम लेवल पर कोई स्तंभ है तो उसके आधे से अधिक छड़ों पर चढ़ाव एक ही जगह नहीं दिया जाएगा। मतलब ये तो आप आरसीसी में सब पढ़े हैं, ये सब अगर आप आरसीसी पढ़े हैं तो सब जानते हो कि एक ही जगह लिखा रहता था कि 50%, अगर 4 छड़ें हैं तो 2 पर लैप दीजिए और बाकी 2 पर ऊपर नीचे कर दीजिएगा ताकि स्टैगर्ड लैपिंग हो। तो वही चीज़ लिखा गया है। गोलाकार स्तंभ में गोल अथवा सर्पिल टाई लगाई जाएगी और आयताकार में आयताकार टाई देनी होगी। टाई का अंतराल स्तंभ की न्यूनतम फलक माप के आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। आधा से मतलब जो न्यूनतम पार्श्व माप, सपोज कॉलम की मिनिमम डायमेंशन बी है तो जो उनकी लेटरल टाइज का जो डिस्टेंस होगा वो b/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब काफ़ी नज़दीक नज़दीक छल्ले लगा करके भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का यूज होगा उसमें। बिना भूकंप रोधी रहेगा तो देखिए कॉलम की सामर्थ्य केवल पी से निकल जाती है -AC इंटू सिग्मा CC, AC इंटू सिग्मा SC। RCC का फार्मूला आप जानते होंगे। नंबर आप बार निकाल देंगे तो जितना छड़ आएगा उतना दे देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि कॉलम है तो 6% से कम होगा और 0.8% से अधिक होगा। जबकि अभी अभी हमने देखा कि लैटरल टाइज का इसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं रखा जाता है। और लैटरल रेनफोर्समेंट इसमें कैसे किया जाएगा कि 8 to 16 mm फाई की छड़ें अथवा मुख्य छड़ के व्यास का 1/4 जो भी अधिक को लिया जाता है। पिच कितना रखा जाएगा 16 फाई, जहाँ फाई मुख्य छड़ का व्यास है 300 mm, या एक और क्राइटेरिया होता है 48 फाई, और यहाँ फाई जो होता है वो लैटरल टाइज का डायमीटर होता है। तो ये कुल मिला जुला करके ये लैटरल रेनफोर्समेंट किया जाता है किसमें, बिना भूकंप वाले। और भूकंप वाले के लिए क्राइटेरिया ऊपर दिया गया था कॉलम में। आप किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। रिट्रोफिटिंग, रिट्रोफिटिंग का मतलब होता है पश्च दृढ़ीकरण, यानी किसी बिल्डिंग को फिर से भूकंप रोधी बनाना जबकि पहले वो भूकंप रोधी नहीं थी, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है रिट्रोफिटिंग, और ये अक्सर होता है। पहले भूकंप रोधी भवन नहीं बनते थे, लेकिन जब दिक्कत होना लगा तो उनका रिट्रोफिटिंग करवाना पड़ा या किया जा रहा है। वर्तमान संरचनाओं में निम्न स्थितियों में पश्च दृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। पहला, भूकंप से क्षतिग्रस्त भवन है तो उसको कर दीजिए उसका रिट्रोफिटिंग। भवन उपयोग में परिवर्तन के कारण, मान लीजिए भवन को पहले नॉर्मल यूज होता था, अब ज़्यादा उछल कूद या लेटरल प्रेशर की ज़रूरत है तो उसमें रिट्रोफिटिंग की जा सकती है। रिट्रोफिटिंग मतलब उसको इंटरनल मजबूती देना, ठीक है ना। अब भवन का निर्माण भूकंपी कोड के अनुरूप ना होना। अगर भूकंप जोन में तो आपका मकान बन रहा है और भूकंप के कोड को फॉलो नहीं कर रहा, लाइक अगर ये भूकंप क्षेत्र होता है हम लोग का, तो हम लोग क्या करते, भूकंपी क्षेत्र बनाते और नक्शा भी पास कराते। लेकिन यहाँ पर क्या है, भूकंपी कोड के अनुरूप अगर नहीं है तो फिर उसके लिए हम लोग को रिट्रोफिटिंग करना पड़ेगा उसका बाद में। अब भूकंपी जोन का उच्चीकरण, सपोज किसी जोन में पहले वो फर्स्ट जोन में था तो वहाँ पर जितने भी बिल्डिंग थे वो फर्स्ट जोन में कम इंटेंसिटी के भूकंप के लिए डिज़ाइन किए गए थे। बाद में उस क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया जिसकी वजह से उसका जोन 2 कर दिया गया। तो अब तो उसमें जितनी बिल्डिंग वगैरह बनी थी उनमें तो सुधार करना पड़ेगा, तो उन सुधार को ही रिट्रोफिटिंग कहते हैं। रिट्रोफिटिंग मतलब और उसको भूकंप रोधी बनाना, ठीक है। कालग्रस्तता अथवा अच्छा अभिकल्प तकनीकी में सुधार व परिवर्तन, अब डिजाइन वगैरह में चेंजिंग आ रही है तो उसके लिए हम लोग को सुधार लाना पड़ेगा उसमें। तो उस सुधार को, जैसे पहले लोग ईंटे के मकान बना दिए थे, छत भी ब्रिक में का डाल देते थे, लेकिन अब वो लोग उसको मजबूत कराएंगे तो उसका रिट्रोफिटिंग ही करवाएंगे। अब कालग्रस्तता अथवा अन्य कारणों से संरचना की सामर्थ्य में कमी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, उसकी सामर्थ्य में कमी हो रही है तो रिट्रोफिटिंग से वो फिर से मजबूत हो सकती है। तो ये सारे जो रिट्रोफिटिंग की आवश्यकताएं थी, रिट्रोफिटिंग अगर अच्छे से करा देंगे तो आप भूकंप रोधी बना सकते हैं। आप उसकी क्षति हुई है तो उसको भरपाई कर सकते हैं, समय के अनुसार सामर्थ्य में कमी है वो भी पूरा हो सकता है। अब रिट्रोफिटिंग टेक्निक जो होती हैं वो दो तरह की उसमें उसको कैटेगरी में बांटा गया। रिट्रोफिटिंग टेक्निक की दो कैटेगरी क्या है देखिए ज़रा, ये दृढ़ीकरण है और दूसरा है नया कार्य है। दृढ़ीकरण मतलब केवल जो बने बनाए हैं उनको रिजिड कर देना, और कुछ नए निर्माण करके भी उनको रिट्रोफिटिंग की जा सकती है। दृढ़ीकरण में क्या होगा भाई, स्लैब की जैकेटिंग है, धारणों की जैकेटिंग का मतलब होता है उनमें जो भी प्रॉब्लम हो उनको रिपेयर करके उनको बना देना। अब स्तंभों की जैकेटिंग है, धारण स्तंभ संधि सुधार है, मतलब जहाँ कॉलम बीम जुड़े हुए हैं उनके जोड़ों को और अच्छा कर दें, नींव का सुधार है। ये सब क्या हो रहा है, रिट्रोफिटिंग हो रही है, मतलब उसकी क्वालिटी में उसकी मजबूती में सुधार लाना रिट्रोफिटिंग। और रिट्रोफिटिंग या तो केवल जनरल चीज़ों से हो सकती है, या फिर देखिए नया कार्य में अपरूपण दीवार लगा दिए। अपरूपण दीवारों से ये होता है कि भूकंप के खतरे को वो झेल जाती हैं आसानी से, ठीक है, शियर वॉल।
अब वहाँ पर देखिए क्या है, भराव दीवारें लगाना। भराव दीवारें मतलब रिटेनिंग वॉल्स एक तरीके से समझ सकते हैं, फिलिंग या रिटेनिंग वॉल। पुश्ता, ये काउंटर फोर्ट होता है। पुश्ता मतलब होता है कोई दीवार खड़ी तो उसके साइड में कुछ वॉल ब्रैकेट टाइप का स्ट्रक्चर बना देना। लाइक अगर दीवार आपकी इस तरीके से खड़ी है ऐसे, तो उसमें ऐसे ऐसे तिरछा सपोर्ट लगा देंगे, तो इधर से लेटरल फोर्स आने के केस में जब फोर्स इधर ऐसे लगेंगे तो ये इसको क्या करेगा, रोक लेगा आसानी से, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रेसिंग लगाना। ब्रेसिंग मतलब उनको बांधना। फिर दीवार की मोटाई बढ़ाना। मोटाई बढ़ाएंगे तभी रिट्रोफिटिंग हो जाएगी, वो जल्दी हिलेगा नहीं। द्रव्यमान घटाना मतलब लोड ज़्यादा होने की वजह से भूकंप का खतरा ज़्यादा पड़ता है, हल्की चीज़ों पर कोई भूकंप नहीं आता, ठीक है। और लास्ट चीज़ है आपका आधार विलगन या अवमंदन। अब ये आधार विलगन तो मुझे नहीं मालूम है, इतना हिंदी लिखने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अवमंदन का मतलब एक तरीके से होता है डिप्रेसिएट होने की वजह से। तो डिप्रेसिएट हो रहा है कोई चीज़ तो उसको भी सुधार के उसका हम लोग रिट्रोफिटिंग कर सकते हैं। अब जैक फिटिंग या कन्फाइनमेंट क्या होता है? कन्फाइनमेंट मतलब होता है बांधना किसी चीज़ को, ठीक है ना। जैक फिटिंग कहिए उसको या कन्फाइनमेंट, किसी चीज़ को, बिल्डिंग को रिट्रोफिटिंग करना है तो वो एक स्ट्रेटजी उसकी कन्फाइनमेंट भी हो सकती है। मतलब कोई चीज़ें आपस में बिखरी बिखरी हैं तो सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ के बांध देना उसका कन्फाइनमेंट कहलाता है। जैकेटिंग या कन्फाइनमेंट क्या है देखिए, जब किसी क्षतिग्रस्त या कमजोर या कम जब किसी क्षतिग्रस्त या कमजोर या क्षतिग्रस्त रचना के बाहरी तरफ किसी दृढ़ पदार्थ की पट्टियाँ मढ़ करके इसकी पार्श्व सामर्थ्य बढ़ाई जाए तो उसे जैकेटिंग कहते हैं, ठीक है। यह प्लेट, रबड़, धातु, प्लास्टिक या कंक्रीट की हो सकती है। प्लेट को इपॉक्सी से कंक्रीट की सतह पर चिपकाया जाता है अथवा बोल्टों से कस दिया जाता है। ये सारी चीज़ें। जैक फिटिंग या कन्फाइनमेंट क्या था, आरसीसी बिल्डिंग के लिए रेट्रोफिटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं। अब रेट्रोफिटिंग क्या है वो तो आप समझ गए, लेकिन आरसीसी बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग्स कैसे की जाती हैं। तो जैकेटिंग तो आपको नीचे समझाया गया है, जब किसी क्षतिग्रस्त या कमज़ोर या क्षतिग्रस्त रचना के बाहरी तरफ किसी दृढ़ पट्टिया पदार्थ को मढ़ मतलब उसी में बैठा करके इनकी पार्श्व सामर्थ्य बढ़ाई जाए तो उसे जैकेटिंग कहते हैं। यह प्लेट, रबड़, धातु, प्लास्टिक या कंक्रीट की हो सकती है। प्लेट को इपॉक्सी से कंक्रीट पर की सतह पर चिपकाया जाता है अथवा बोल्टों से कस दिया जाता है, ठीक है। अब आरसीसी बिल्डिंग के लिए रेट्रोफिटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। पहला चीज़, ये संरचना के भार पथ को पूर्ण करना। भार पथ के पूर्ण करने का अर्थ समझ लीजिए, लोड छतों से आ रहा है और कॉलम पर जाए और उससे फाउंडेशन से होते हुए सब सॉइल पे ट्रांसफ़र हो जाए। कहीं भी कोई लोड लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लटका हुआ का मतलब कोई लोड पड़ रहा है और वो लोड मतलब अनबैलेंसिंग फॉर्म में, वैसा नहीं होना चाहिए। उसका जो पाथ है वो कंप्लीट होना चाहिए। संरूपण की विषमताएं दूर करना। संरचना एक तरह से समझिए, और विषमताएं का मतलब देखिए, अगर बिल्डिंग के किसी पार्ट में ज़्यादा मजबूती है और कोई पार्ट उसके अपेक्षाकृत कम मजबूत है। पार्ट का मतलब यहाँ पे मटेरियल, जैसे ग्रेड ही अलग अलग आपने यूज कर दिया। छत का आधा पार्ट में कुछ अलग ग्रेड है, आधा पार्ट में कुछ अलग है, तो जब उस केस में झटका लगता है तो दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं जिससे उनमें अलगाव हो जाता है। इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो रेट्रोफिटिंग में असमताएं नहीं होनी चाहिए। संरचना को भूकंपीय बलों के विरुद्ध दृढ़ करना। दृढ़ करने के लिए जैकेटिंग कर सकते हैं, आप ऊपर बताया गया है। अब भूकंपीय बलों को घटाना। भूकंपीय बलों को क्या घटाएंगे आप, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो भूकंपीय बलों को कोई मैग्नीट्यूड नहीं कम कर सकता है, उन बलों के लिए कोई उपाय कर सकता है, ठीक है। तो रेट्रोफिटिंग संभालती है, जबकि बलों को रोकने का उपाय कौन कर सकता है, वो फाउंडेशन कर सकता है उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ गया विपदा और आपदा, यानी हैजार्ड और डिजास्टर में क्या अंतर है। हैजार्ड मतलब बस डर है, संकट है, जबकि आपदा, डिजास्टर मतलब एक्चुअली वो प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना। देखिए, बाढ़, हवा और भूकंप से होने वाली कुछ आपदाओं के नाम बताइए, ठीक है। तो ये सब हुआ है जो, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। संकट और आपदा में अंतर, ये बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। संकट व आपदा एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं। संकट आने वाली विपत्ति का संकेत है, ठीक है, जबकि आपदा स्वयं एक विपत्ति है। अर्थात जब कोई संकट विकराल रूप धारण करके एक बड़े क्षेत्र में लोगों तथा उनकी सामान्य गतिविधियों को चपेट में लेता है, आपदा कहलाती है। जैसे एक समुद्री तूफान किसी उजाड़ आबादी रहित तट या क्षेत्र को घेरता है तो यह एक संकट है, परंतु जब यह किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में जान माल की क्षति पहुंचाता है तब यह आपदा होती है। कोरोना वायरस चीन में आया, भारत में एंट्री हुई, तब तक यह केवल एक मतलब विपदा था, मतलब एक हैजार्ड था, लेकिन अब यह लोगों को मार रहा है, लगातार लोग इससे परेशान हो रहे हैं, तो ये एक तरह का डिजास्टर हो गया, ठीक है ना।
अब आगे देखिएगा अगला क्या है। अब ये कुछ आपदाओं के नाम है, बाढ़ से होने वाली, हवा से होने वाली और भूकंप से होने वाली, सबका नाम लिखना है। अब ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, आपकी 2011 में दिल्ली में भारी वर्षा हुई, तो उसके कारण दिल्ली का जनजीवन अभी भी कई जगह बिहार में बाढ़ आई हुई है। तो क्या किया जाए, तो जितनी भी जगह पर बाढ़ से होने वाली आपदाएं हैं उनका टाइम अब आप इसी समय का लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ये पुराना डेटा है तो पुराना दिया है, आप अभी बिहार के बाढ़ का बता दीजिएगा, असम के बाढ़ का बता दीजिएगा। बाढ़ से एक जगह दो जगह थोड़ी हुआ है, डेट या सन बता देंगे तो उस वजह से पूरा नुकसान हो जा रहा है। तो आप बिहार के बाढ़ का एग्जाम्पल दीजिए, असम के बाढ़ का एग्जाम्पल दीजिए। कोरोना महामारी है तो जो इनके वजह से नहीं है, वो तो महामारी का नाम लेते तो इसका नाम ले सकते हैं। आप लोग इतने अच्छे वर्ग में जी रहे हैं ना, ये आप लोग अपने इतने अच्छे एरा में हैं कि कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना ही 2 4 5 साल का टटोल के देखेंगे तो इतना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल भगवान दे दिए हैं कि सब एकदम कहीं कुछ लिखने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही पास सब अगल बगल हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। अब 5वां क्वेश्चन कह रहा है, जो कि लास्ट ही होगा इस टॉपिक का, भूकंप की वजह से चिनाई इमारतों में होने वाली 3 क्षतियां बताइए। अब बताइए, देखिए अब ये थियोरेटिकल है, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बता देंगे फटाफट, दरारें पड़ेंगी छोटी बड़ी, इधर उधर टूटेगा, यही सब ना होगा। तो थोड़ा सा सुने रहेंगे तो आप लिखने में वर्ड्स आपके पास मिल जाएंगे। अब देखिए, असंरचनात्मक घटकों में क्षति, असंरचनात्मक मतलब जो नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है। चिनाई में उत्पन्न दरारों से दीवारों में क्षति और संलग्न के प्रहार से क्षति। देखिए कौन कौन से क्या क्या हैं तीनों, ये क्षति इनके बारे में समझाना है। असंरचनात्मक घटक का मतलब होता है जो चीज़ स्ट्रक्चरल पोर्शन से बाहर निकला हुआ हो, ठीक है। मुंडेर की दीवार है, अब बताइए वो क्या होगा। मुंडेर की दीवार पर कोई लोड काम करता है, जैसे मान लीजिए पूरा फ्रेम बन गया बिल्डिंग का, तो मुंडेर लास्ट में खड़ा कर दिया जाता है, वो रहे ना रहे, अगर गिरा भी देंगे तो वो किसी और चीज़ को नुकसान नहीं कर, माने नुकसान का मतलब टूटेगा फूटेगा, किसी के सर पे गिर जाए वो नुकसान नहीं। अब कॉलम गिर जाएगा तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी, लेकिन मुंडेर गिरने से बिल्डिंग नहीं गिरेगी ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो प्रत्यक्ष रूप से बिल्डिंग से जुड़े नहीं होते हैं उनको नॉन स्ट्रक्चरल कहते हैं। मुंडेर की दीवार है, पार्टीशन वाली विभाजक दीवार है। मिट्टी जल भंडारण टंकी के जीना के मतलब सीढ़ी के बाहर बढ़े हुए भाग इत्यादि भवन के असंरचनात्मक घटक कहलाते हैं। ये घटक यदि मुख्य दीवारों में अच्छी तरह से दबाए नहीं गए हैं तो भूकंप के दौरान ये प्रास की भांति कार्य, प्रास मतलब कैंटिलीवर, और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मतलब ये अलग पार्ट से बिहेव करते हैं और ये जल्दी गिरते हैं। मान लीजिए पूरा बिल्डिंग आपका फ्रेम बना हुआ है, आपने कमरे में एक एक दीवार बाद में खड़ी करवाई, तो जब भूकंप आएगा तो पूरा बिल्डिंग एक साथ हिलेगा, लेकिन वो कमरे की दीवार अलग से गिर जाएगी। तो ये असंरचनात्मक घटकों में क्षति हुई। अब चिनाई में दरारें, यह क्षति भूकंप से अधिक होती है, पलटने पर दीवार आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती है। बंकन पर लेटरल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वर्टिकल क्रैक्स उसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। और ये क्रैक्स क्यों आती हैं, क्योंकि लेटरल प्रेशर की वजह से दीवारों पर मोमेंट आना शुरू हो जाता है, और मोमेंट के कारण दीवारें तनन में कमज़ोर होती हैं और वो झेल नहीं पाती हैं और पलट जाती हैं या फिर क्रैक्स आ जाती हैं। अपसलर्गन के प्रहार से क्षति, जब विभिन्न ऊंचाई वाले दो भवन सटा कर बनाए जाते हैं तब भूकंप के समय कम ऊंचा भवन अपने पड़ोसी यानी जो बड़ा ऊंचा भवन है उसके, मतलब मान लीजिए एक बिल्डिंग मेरे बगल में बहुत ऊंची है और हम उसके बगल में छोटा सा घर है, वो हिलेगा तो वो बड़ी वाली बिल्डिंग को टक्कर मारेगा, तो उससे उसको भी क्षति पहुंचती है। तो ये तीनों हो गए आपको। इमारतों की सेफ्टी के लिए उन जगहों पर जहां बाढ़ हवा और भूकंप अधिकतर आते हैं क्या उपाय किए जाएंगे। तो रिट्रोफिटिंग एक तो उनकी कर दी जाए, एक तो आपने पढ़ा टॉपिक वो सब रिट्रोफिटिंग किया जाए, दूसरा और वो भी चीज़ें हैं जिनको ऐड कर लेते हैं। सेफ्टी के लिए क्या उपाय है, देखिए भूकंप के समय संरचना प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक बनी रहे के लिए अनुमत प्रतिबलों को थोड़ा घटा कर लिया जाता है, हालांकि अगर वो 5 ले सकता है तो माना जाएगा कि वो 4 ही लेगा, ताकि इलास्टिसिटी सीमा के अंदर ही रहे, हिले लेकिन गिरे ना, ठीक है। तो इसलिए प्रतिबलों को थोड़ा घटा कर लिया जाएगा डिजाइन के समय। भवन की फ्रेमिंग ऐसी हो कि एक यूनिट की तरह कार्य करे, भारवाही अवयव ठीक प्रकार से वितरित होने चाहिए। एक यूनिट मतलब पूरा बिल्डिंग आपस में बंधा रहेगा। अब एक कॉलम अलग है दूसरा कॉलम अलग है, अगर सबको बीम से आपस में जकड़ दिया जाए, जैसे प्लिंथ बीम हुआ, ऊपर छत की बीम हुआ, सबसे बांध दिया तो हिलेगा, तो पूरा एक साथ हिलेगा। आखिर ये बताइए, पहाड़ वगैरह भी तो हैं, वो क्यों नहीं गिर जाते हैं उतने ऊंचे ऊंचे, पहाड़ नहीं ना गिर जाएंगे भूकंप से, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है, और हम लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो उतनी स्टेबल नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा गया इसमें आगे कि संरचना क्या, देखिए भवन की फ्रेमिंग ऐसी हो कि एक यूनिट की तरह काम करें, ठीक। तीसरा है संरचना के आवश्यक तलों पर भूकंप पट्टियाँ, मतलब भूकंप पट्टियाँ मतलब ऐसी पट्टियाँ उनमें लगा दी जाती हैं जो कनेक्ट करती हैं। अगर जैसे एक पट्टी पूरी डाली गई चारों तरफ भवन के,
तो अगर गिरेगा बिल्डिंग तो उसके एक ही तरफ का गिरेगा, नीचे वाला पूरा बच जाएगा। तो उनको पट्टी यानी स्लैब्स कहते हैं, यानी शियर वॉल की तरह भी वो ट्रीट करती हैं। आगे देखिएगा, संरचना के संधि स्थलों पर, मतलब जहाँ जहाँ कॉलम और बीम आपस में जुड़े हुए हैं, तनन व अपरूपण विफलता की संभावना होती है। इनका ठीक प्रकार से डिजाइन व कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये सब चीज़ आप वैसे भी जानते हैं। तिरछी छतों की कैंचियों को पर्याप्त संख्या में एंकर बोल्टों द्वारा स्तंभों दीवारों से जकड़ देना चाहिए। भूकंपीय पद्धति का भी भवन में प्रयोग करना चाहिए। भूकंपीय पद्धति मतलब जितने भी भूकंप रोधी भवनों की टेक्निकल सिस्टम है उनको अप्लाई करना चाहिए। हवा में भवन की सेफ्टी के उपाय क्या होता है? इन जगहों पर भवनों को पर्याप्त दृढ़ होना चाहिए जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है। भवनों को पर्याप्त दृढ़ मतलब रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं चल पाएंगे। उन स्थानों पर भवनों में वायु दाब को सहन करने के लिए पर्याप्त तनन में सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसे स्थलों पर इस्पात की उपयुक्त मात्रा का भवन निर्माण सामग्री में उपयोग हो। कुल मिला के भवन में भूकंप आए, हवा आए, अगर स्टील लगा रहेगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो लचीलापन बना रहेगा, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको क्या करेगा, झेल जाएगा। अब आगे देखिए, इन जगहों पर पर्याप्त सामर्थ्यवान सामग्री का उपयोग हो। कॉमन बातें हैं, कहाँ टेक्निकल बातें आ रही हैं। अब बाढ़ से बचाने के लिए क्या होगा? तो देखिए, तीन चीज़ों से बोला था, भूकंप से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए और बाढ़। बाढ़ में तो सीधी सी बात है, ऊंचा बनाइए, प्लिंथ लेवल उसका ऊपर रखिए, जो बाढ़ तल है उससे ऊंचा रखें। छत तक जाने के लिए उपयुक्त सीढ़ी का प्रावधान रखें। छत पर पहुंच, बाढ़ का पानी जब अंदर कभी भर भी जाए तो छत पर जाने के लिए सीढ़ी अच्छी होनी चाहिए। ऊंचे क्षेत्रों में जहां बाढ़ आती है, जंगली घास, पेड़ पौधे, वनस्पति उपयुक्त मात्रा में लगाएं। बाढ़ क्षेत्र में सभी पक्के निर्माण पर रोक लगा दें। क्षेत्र की जल निकास सुविधा व्यवस्था में सुधार करें, मतलब पानी अगर आए भी तो फटाफट निकल जाए। बिहार में देखिए यही उपाय हो रहा है कि जो नहर है एक बनाए जाने का प्रावधान है, नहीं बन पा रही है। अगर नहर बनी होती स्केप तो वो नहर निकल जाती पूरी तरह से पानी लेकर के। अब लास्ट में देखिए बोला है पांचवा का सर, सिज्मोलॉजी क्या है? बॉडी वेव्स और सरफेस वेव का विवरण दीजिए। कितनी बार बताएं बॉडी वेव्स और बॉडी वेव में दो हैं, पी और एस। सरफेस वेव में एल और क्यू, आपका वो क्या कहते हैं उसको, लव और रेलिंग, एल और आर। तो यहाँ पर देखिएगा, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी को भूकंप विज्ञान कहते हैं, जिनमें जितना भी भूकंप के अंदर प्रत्यास्थ तरंगें या ऊर्जा का संचरण होता है और उससे उसके कारण जितने भी नुकसान होते हैं, खैर नुकसान तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में पड़ जाता है। भूकंप विज्ञान के बारे में बात करें तो भूकंप का असर जो होता है उनका अध्ययन किया जाता है। पढ़ लीजिए इनके बारे में, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखा है, पढ़ लीजिएगा इसको। सरल भाषा में बोला कि भूकंप व भूकंप के समय भूमि में उत्पन्न होने वाली तरंगों का अध्ययन विश्लेषण ही भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप में देखिए तरंगों का विवरण है, पिंडी यानी बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव्स ये तरंगें पृथ्वी की भीतरी सतहों से पारित हो जाती हैं। ये तरंगें भूकंप के स्रोत का पता लगाने के काम आती हैं। पी वेव्स और ये सेकेंडरी वेव्स हैं। देखिए पिंडी तरंगें जो होती हैं, ये पिंडी तरंगें यानी बॉडी वेव्स जो होती हैं, ये पी वेव्स लिख दिया है। बॉडी वेव्स जो होती हैं वो एस वेव से तेज गति से चलती हैं। पिंडी तरंगें दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, अनुदैर्ध्य, जिनको कि पी तरंगे कहते हैं, और द्वितीयक यानी सेकेंडरी तरंगे। इसी तरह सरफेस वेव्स भी हैं, और सरफेस वेव्स के बारे में बताया कि ये तरंगे पिंडी तरंगों व भूमि सतह की अंतः क्रिया के कारण बनती हैं, जो पानी की तरंगों की भांति सरफेस के निकट रहती हैं और पृथ्वी की परतों को ज्ञात करने के काम आती हैं। दो प्रकार की होती हैं, लव तरंगे और रेलिंग वेव्स, यानी एल और एल आर, एल क्यू और एल आर, दो तरह की होती हैं। ये पेपर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये सारा जो आपने कल से आज तक पढ़ा है आपके अर्थक्वेक को एग्जाम को सही बनाने में आपकी मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर करते जाइए वीडियो को, इंतज़ार करिए, जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।